ये स्लाइड हो गई थी क्या? विजिबल है, स्लाइड विजिबल है आप लोग को? हाँ जी, विजिबल नहीं कर दिया था। ना ये हो गया था। यहाँ ये भी शायद हो गया था ना कि नहीं हुआ था? नहीं, ये नहीं, नहीं ये हुआ नहीं हुआ था। था। चलिए, तो यहाँ से ही हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एनर्जी की। तो ह्यूमन एनर्जी जो है, एक तो वो हो गई कि केमिकल होती है, मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है। दूसरे तरफ से अगर हम सूक्ष्म रूप से देखें तो इसके क्या क्या पार्ट हो जाते हैं कि एक तो होती है जो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो इस तरह से ये 4 एनर्जीज होती हैं। तो जितने भी रिस्पॉन्स करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मसल मूवमेंट होता है, ये सब आता है फिजिकल में। इमोशनल में क्या आता है कि जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं वो सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? इमोशनल एनर्जी के। और मेंटल जो है, इमोशनल में और क्या क्या चीजें आती, जितनी चीजों को हम मैनिफेस्ट करते हैं वो भी इमोशनल के अंतर्गत आती है। और मेंटल जो चीजें हम रिफ्लेक्शन एक्शन बना लेते हैं, हम रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह अपने ब्रेन में, वो सारे मेंटल में आता है। और स्पिरिचुअल मतलब जो हम अध्यात्म से या धर्म से जुड़ के जो एनर्जी जनरेट करते हैं वो आध्यात्मिक होती है। तो जितनी भी मेंटल एनर्जी होती है वो हेल्थ के लिए, पेशेंस के लिए, जितना भी हम शारीरिक तप करते हैं उन सभी में क्या यूज होती है? फिजिकल एनर्जी। और जितने हम अपने इमोशंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, इमोशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना मतलब क्या हो जाएगा? बताएं। मेंटल मेंटल एनर्जी। एनर्जी। मेंटल एनर्जी तो एक अलग है, मानसिक जो है। मेंटल एनर्जी का मतलब होगा कि किसी चीज पे हम कितना फोकस कर सकते हैं, किसी डिसीजंस कितने अच्छे ले सकते हैं, कितनी हमारी जो कॉग्निशंस हैं वो कितने अधिक इफेक्टिव हैं। लेकिन जो इमोशनल है वो क्वालिटी, वो कैसे होगी? क्वालिटी ऑफ इमोशन या फीलिंग, इससे क्या समझे आप बताएं। मैम, जो मैम, जो ओवर थिंकिंग है ओवरथिंकिंग वो है स्टॉप वो हो स्टॉप हो सकती है। सकती है। अननेसेसरी के थॉट्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, मतलब इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहें तो मैनेजमेंट ऑफ फीलिंग या इमोशन, है ना। यदि आपको अपनी भावनाओं को, अपने भावों को मैनेज करते, प्रबंधन करते आता हो, भाव प्रबंधन जिसको हम बोलते हैं, तो वो अगर आपका बेस्ट क्वालिटी का है तब आप में जो इमोशनल एनर्जी है वो बैलेंस होगी या अच्छी होगी। अब वो बुरा कैसे हो सकता है? संभाव में रहना मैम। हाँ, भाव भाव में रहना। देखिए, नहीं, एक व्यक्ति संभाव में। बहुत अधिक प्रसन्न है ना, उसको बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट हुआ या उसके घर में उसके बच्चे को कोई अचीवमेंट हुआ, वो बहुत खुश है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो भी भाव में है। एक के साथ कुछ इनजस्टिस हुआ, वो बहुत गुस्से में है और एकदम रिवेंज लेने के लिए उतारू कि मैं तो इससे बदला लूंगा ही, इसको मार डालूंगा, वो भी भाव में है। एक संभाव। व्यक्ति डर से कहीं दुबका हुआ बैठा हुआ है, तो ये भाव तो सारे भाव हैं, लेकिन इनको मैनेज करना, मतलब यदि हम मोटे तौर पे देखें तो हमारी खुशी, दुख, क्रोध और जो एक बदला लेने की भावना होती है, हालांकि वो क्रोध के अंतर्गत भी आ जाती है, इन चारों भावों को अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो वो कहलाती है गुड इमोशनल एनर्जी, या जिसको हम कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ इमोशनल एनर्जी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यदि आपको एक 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 मैसेज आया, आप बहुत सारी भीड़ में खड़े हुए हैं, आपको मैसेज आया कि भाई आपको जो अभी एक पीएम, प्रधानमंत्री के द्वारा एक पुरस्कार की घोषणा हुई है कि योग में जो सर्वोच्च काम करेगा उसको हम प्राइज देंगे, उसको हम एक अवार्ड देंगे, उसके लिए आपका सिलेक्शन हो गया है। विजुअलाइज कीजिए दिमाग में कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो इंस्टिंक्ट तुरंत आपका क्या रिएक्शन होगा। स्वाति जी।
मैम एक हैप्पीनेस भी होगी और मेरे को शायद बटरफ्लाईज भी होंगी, एक एक्साइटमेंट होगा। और लेकिन वही एक स्टेट क्या होगा कि हो सकता है आपको आसपास जो लोग बात कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, वो समझ में ही ना आए, हम्म एक्सेस ऑफ जॉय के कारण, है ना, जिसको हम खुशी की अतिरेकता कहते हैं, कि कौन आपसे क्या कह रहा है। आप बिल्कुल, वो बोलते हैं ना कि बादलों में उड़ने लगे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे, एक अपने समझ में ही ग्रुप में नहीं आ खो रहा। जाना। बिल्कुल, है ना। तो एक वो हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जब आपकी क्वालिटी ऑफ इमोशन बहुत अच्छा है, बैलेंस है, मैनेज है, तब ये हो सकता है कि अच्छा ठीक है, मुझे मिला, ठीक है, कोई बात नहीं, जब लेने जाएंगे तब देखेंगे। खुशी है लेकिन वो आपके कंट्रोल में है, उसका रेगुलेटर और स्विच आपके हाथ में है। आप बकायदा ये देख पा रहे हैं कि नहीं, मेरे घर में ये गेस्ट आए हुए हैं, तो ठीक है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन इस पे एक्शन सेकेंडरी। फर्स्ट जो आए हैं उनको हमको एंटरटेन करना है, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना है, ये फर्स्ट है। तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया। ऐसे ही आप दुख में देखिए कि सपोज ऐसी कोई बहुत कोई दुख देने वाली खबर आपके पास अचानक आती है, तो सबसे पहले तो कैसा लगेगा कि पूरी एनर्जी ही ड्रेन हो गई है, हाथ पैर पूरे शरीर में ताकत ही नहीं है। सभी ने कभी ना कभी ये चीज फील की होगी किसी ना किसी मोमेंट पे। और ऐसा लगता है कि अक्सर देखिए कि जब कोई बहुत बुरी ऐसी न्यूज होती है ना, तो व्यक्ति जहां खड़ा होता है वहीं बैठ जाता है। ये बॉडी का एक इमरजेंसी मैकेनिज्म है कि जिससे वो गिरे ना, और गिरने से क्या होगा, चोट लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं कंपैरेटिवली बैठने के। तो देखिए, सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि बहुत बुरी खबर जब किसी व्यक्ति को मिलती है, तो वो जहां होता है वहीं अपने आप को बैठने वाली पोजीशन में एडजस्ट कर लेता है ना। ये उसका हो गया पहला मैनेजमेंट। दूसरा मैनेजमेंट क्या, कि वो अपने आप को समझा चुके सके कि अब वो जो खबर आई है वो चीज हो चुकी है, अब उसमें वो क्या कर सकता है बेस्ट। सपोज अगर किसी की डेथ की खबर आती है, तो हमको भी मालूम कि अब हम उसमें कुछ भी रिवर्स नहीं कर सकते। हम कितना भी अपने आप को बार बार बेहोश करें, रोएं, परेशान करें, हमारे साथ 10 लोगों को और परेशान करें, बट उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो हम आगे देखें कि आगे क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, कैसे मैनेज करना है। जो लोग अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, एक ये व्यू हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर किसी की ऐसी आई है कि वो हॉस्पिटलाइज हुआ है, व्यक्ति क्रिटिकल पोजीशन में है, तो बजाय हम दुखी होने के एक्टिव हो जाएं कि देखें हमारे पहचान का कौन सा डॉक्टर है, हम कहाँ से उसको हेल्प कर सकते हैं। क्या अगर मान लीजिए मेडिकल हमारी पहचान नहीं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ उसके पास कुछ कुछ देर बैठ के उसके फैमिली वालों को फ्री कर दें कि भाई आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो मतलब हम अपनी उपयोगिता को कहाँ सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन 100% ये वो उपयोगिता नहीं है जो हम लोग आजकल यूज करते हैं कि अपने हिसाब से गए, 10 मिनट देखा और आ गए। उसमें तो आप बर्डन ही हैं कि मालूम जब आप पहुंचे तब पेशेंट सो रहा था, तो उसको जगाया गया कि भैया ये पूछने आए हैं कि आप कैसे हो। तो वो तो बिल्कुल भी व्यर्थ है। उपयोगिता तब सिद्ध होती है कि जब वहां अपने आप को आप थोड़ी देर को उनको जो भी अटेंड कर रहा है उनको रिलीव कर सकें कि भाई मैं 15 मिनट ही सही यहाँ बैठा हूँ, आप बाहर थोड़ा सा घूम आओ, कुछ खा के आ जाओ, थोड़ी देर आराम से रेस्ट कर लो आंख बंद करके। या सपोज उनके लिए हम कुछ खाना ले जा सकें, कुछ फ्रूट्स ले जा सकें, या पेशेंट्स को जो देना है खाने के लिए वो ले जा सकें। तो हमें ये देखना उस समय बहुत उचित होगा कि वहां पर हम किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं, बजाय इसके कि भागते हुए हॉस्पिटल चले जाएं। हो सकता है कि उस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है जो हमारे किसी डॉक्टर से बहुत अच्छा परिचित है, तो हम वो एफर्ट करें कि उसको फोन करके वहां पर एक फोन करवाएं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो ये है क्वालिटी ऑफ इमोशन या फीलिंग, कि अपने इमोशन को, चाहे वो कोई भी हो, क्रोध का हो, दुख का हो, सुख का हो, खुशी का हो, है ना, दुश्मनी का हो, आप
अपने इमोशन पर कैसे रेगुलेट करके उसे धीरे धीरे कम करते हैं और स्विच ऑफ कर लेते हैं। देखिए, यदि गाड़ी बहुत तेज स्पीड में आप ले जा रहे हैं और ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? मान लीजिए आपकी 100 की स्पीड है और आपने ब्रेक मार दिया, और एकदम तुरंत रोकना तो आपने दोनों ब्रेक मार दिए, तो क्या होगा कि गाड़ी स्किड हो जाएगी, है ना। हो सकता है आप गिर जाएं, गाड़ी से चोट लगे। और वहीं अगर आपको मालूम है कि मुझे 1 किलोमीटर दूर जाके रुकना है, और आप वो 100 से धीरे धीरे डाउन करते जाएं स्पीड, और उसको 20-30 तक ले आए और फिर दोनों ब्रेक एक साथ मारें, तो क्या होगा? गाड़ी खड़ी हो जाएगी धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है फीलिंग की, उसका कहने का मतलब यही है कि उसका रेगुलेटर और स्विच दोनों ही आपके हाथ में होना चाहिए। ये क्लियर हुआ पॉइंट? अब हम आते हैं मेंटल पर। तो मेंटल का मतलब बस सीधा सा यही है कि आप किसी परिस्थिति में कितने अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, आप किसी चीज को कितना फोकस्ड होके कर सकते हैं, कितना कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हैं, और कितने अधिक समय तक कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेन की अपनी एक टाइम लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद वो थक जाता है, फिर वो फोकस नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन या प्राणायाम ऐसे प्रोसेस करते हैं तो वो टाइम लिमिट भी बढ़ जाती है। तो ये भी क्लियर हुआ। स्पिरिचुअल सभी को मालूम है, ठीक है, हमारा कई बार डिस्कशन हो चुका है। तो अब ये जो 4 डायमेंशन है प्राइमरी एनर्जी के, वो फिजिकल एनर्जी, मतलब जितनी भी शरीर से रिलेटेड काम है, जितनी भी फिजियोलॉजी है, वो पूरी करने के लिए कौन सी एनर्जी लगेगी? फिजिकल एनर्जी। जितने भी रिलेशन, फीलिंग, इमोशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो खुशी का हो, दुख का हो, स्ट्रेस का हो, भय का हो, वो सारे इमोशंस को कंट्रोल करने या उन इमोशन में जीने के लिए भी कौन सी एनर्जी खर्च होती है? इमोशनल एनर्जी। मेंटल एनर्जी, आप कितने अधिक लंबे समय तक किसी चीज को फोकस कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर सकते हैं, कितनी आपकी किसी चीज के बारे में थिंकिंग क्लियर है, कितना अच्छा आप डिसीजन लेते हैं किसी चीज में, ये सब आ जाता है मेंटल में। और स्पिरिचुअल में क्या आता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके एम क्या है। हो सकता है कि वो आप खुद के लिए कर रहे हो, लेकिन वहीं ये भी हो सकता है कि वो एक देश भावना या लोगों के बेनिफिट के लिए आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बात कहते हैं ये शास्त्र या हमारे ग्रंथ, वो ये कहते हैं कि जो कोई भी काम जब आप करते हैं और उसे लोकार्थ करते हैं, मतलब लोगों की भलाई के लिए करते हैं, ना कि खुद की भलाई के लिए, तो वो बहुत जल्दी फलीभूत होता है, क्योंकि उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सही मायने में तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा नॉलेज बढ़े, हमारी लाइफ अच्छी हो, हमको मैनेजमेंट आए। लेकिन यदि इसको ही हम जोड़ लें कि नहीं भाई, हम बहुत अच्छे से पढ़ के कोशिश करें लोगों को अवेयर करने की, लोगों के जीवन में जो दुख दर्द हैं, पीड़ाएं हैं, जो डिजीजेज हैं, रोग हैं, उनसे उन्हें बचाने की, तो काम तो आप यही करेंगे ना तब भी। लेकिन चूंकि आपका जो उद्देश्य है वो बदल जाएगा, एम चेंज हो जाएगा, तो जब भी ये ऐसे लोकार्थ या परमार्थ कोई उद्देश्य रख के जिसमें आपकी खुद का स्वार्थ नहीं होता है, कोई लक्ष्य रखा जाता है, तो वो काम बहुत जल्दी और बहुत तेजी के साथ वो पूरा होता है। अब जो अदर इस पर्सपेक्टिव में ह्यूमन एनर्जी है वो हम बात कर चुके हैं, कौन कौन सी है। बायोलॉजिकल है, जिसको फिजिकल बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रो न्यूरॉन्स की होती है, मैग्नेटिक हार्ट की होती है। पर्सनालिटी टाइप, ये ह्यूमन डिजाइन है, तो किस तरह से किसी व्यक्ति के हर के अपनी एक पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, और ये मोस्टली 5 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? मैनिफेस्टर, जनरेटर, मैनिफेस्टिंग जनरेटर, प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर। तो ये 5 तरह की एनर्जीज होती हैं, जिनके हिसाब से 5 तरह के एनर्जी पर जब हम पर्सनालिटी को देखते हैं कि कितनी टाइप की पर्सनालिटी होती है, तो जब एनर्जी पे डिपेंड होते हैं ये टाइप, तो ये 5 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आती हैं।
और फिर जो ह्यूमन पावर मूवमेंट, मतलब जितनी भी मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के, वो सारे इस एनर्जी के थ्रू होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि फिजिकल एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो ह्यूमन बॉडी में काम करती है। और इनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं? अभी तक तो हमने बार बार ये पढ़ा कि मैनेज करो मैनेज करो। कैसे कर सकते हैं? फिजिकल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव सोच से, एक्सरसाइज से, नींद आपकी पूरी प्रॉपर हो, और जो आप भोजन कर रहे हैं वो बैलेंस डाइट हो, तो इन सब से हम अपने शरीर की फिजिकल एनर्जी को फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। फिर जो इमोशनल एनर्जी है उसको कैसे कर सकते हैं कि हम बहुत पॉजिटिविटी पे ध्यान दें, स्ट्रेस ना होने दें, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें, उनको रेगुलेट करना सीखें, उनको स्विचिंग करना सीखें। तो ये सब सीख के हम इमोशनल एनर्जी को रिचार्ज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में मेंटल जो है, मेंटल मेडिटेशन से, रेस्ट से, और कोशिश करना चाहिए कि अ वर्क एट अ टाइम, एक समय पर एक ही काम करना। फिर स्पिरिचुअल, प्रकृति नेचर के साथ बहुत सारा समय बिताना, मेडिटेशन करना, और अपने जो उद्देश्य हैं, पर्सनल पर्पस हैं, उनको चेंज करना, लोक हित में करने में या समाज के हित में सोशल वर्क करने में चेंज करना। अब ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी है वो कैसे रहती है हम ये देखेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि एटीपी फॉर्म में एनर्जी रहती है ह्यूमन बॉडी में, और ये जो एटीपी है जनरेट दो तरह से होती है, एनएरोबिक एनर्जी और एरोबिक एनर्जी। मतलब ऑक्सीजन जब हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एक वो एनर्जी, और एक वो जब हम विदाउट ऑक्सीजन लिए हुए जनरेट करते हैं एनर्जी को। तो जो ह्यूमन बॉडी में एनर्जी है वो कहाँ से मिल रही है? भोजन से। और भोजन में कहाँ से मिल रही है? कि भोजन में जो केमिकल फूड केमिकल्स हैं हमारे भोजन में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, उनसे एनर्जी जो मिल रही है, जिसको हमने क्या बोला है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यही जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये चाहे वो रेस्टिंग पोजीशन हो या वर्किंग पोजीशन हो, दोनों में जो एनर्जी लगती है उसमें ये इस एनर्जी की सहायता से ही प्राप्त होती है। तो अब जो हमारे एनर्जी सोर्स हैं वो क्या है? हमारा खाना है, और खाने में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? ग्लूकोज में टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ये प्राइमरी सोर्स है ग्लूकोज एनर्जी का। फैट जो है ये स्टोर सोर्स है, यहाँ पर स्टोर होती है एनर्जी। और जब ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक हमें खाना नहीं मिल रहा है, या जो हमारा प्राइमरी सोर्स है उससे एनर्जी नहीं मिल रही है, तब इस एनर्जी का यूज किया जाता है। और प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है वो, इसका मेन काम क्या है? कि जितनी भी बॉडी में रिपेयरिंग होती है उसका जो जिम्मेदारी किसके ऊपर है? प्रोटीन के ऊपर है। लेकिन कहीं कहीं इसे बहुत ही इमरजेंसी केस में ईंधन के रूप में भी काम किया जाता है। फिर इस एनर्जी को हम किस फॉर्म से, किससे कैलकुलेट करते हैं? एटीपी। तो जितने भी हमारे खाने के तत्व हैं वो एटीपी में कन्वर्ट होते हैं, और ये एटीपी हर सेल से कन्वर्ट होता है, चाहे वो मसल्स के हों, नर्व के हों, हर जगह की सेल में एटीपी बनता है। और वो कहाँ स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के। अब एनर्जी सिस्टम क्या है? इमीडिएट मतलब फॉस्फोजेन। तो इसका मतलब होता है कि ये जो बहुत शॉर्ट टाइप ऑफ एनर्जी होती है, और इसमें क्या होता है कि जैसे होता ना कि एक ब्लास्ट होता है, अचानक से तेज लाइट आती है और चली जाती है, तो इस तरह की जब वो प्रोसेस होती है तो उसको फॉस्फोक्रेटिन, एक केमिकल होता है, वो यूज किया जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोजेन। फिर ग्लाइकोलाइटिन, तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत हाई इंटेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के, ये जो ग्लूकोज है
ये डाउन ब्रेक करता है इनको, और ब्रेक डाउन करने के बाद इससे एनर्जी को क्रिएट करता है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। फिर ऑक्सीडेटिव, तो इसमें क्या होगा कि सेम प्रोसेस होगी, लेकिन यहाँ पर यूज किसका होगा, ऑक्सीजन का। ऊपर वाले में ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा था, और जो नीचे वाली ऑक्सीडेटिव है इसमें ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के सपोर्ट से जो ये कार्बोहाइड्रेट फैट ये है, ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं, सॉरी ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है। अब इसका एक्सपेंडिचर कैसे होता है, तो एक तो बेसल मेटाबॉलिक रेट से हम नापते हैं, जिसको बीएमआर कहते हैं, और दूसरा थर्मो इफेक्ट, 3 टाइप हमने पढ़े थे, जिसको टीईएफ कहते हैं, जो कि मोस्टली डाइजेशन को एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना, इन सब में यूज होता है। और तीसरा होता है फिजिकल एक्टिविटी। तो जितनी भी हम एनर्जी कोई भी गति के लिए, मूवमेंट्स के लिए यूज करते हैं, वो सारी फिजिकल में आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया बनी हुई है, ये जो स्टेज सी बना हुआ है, ये इससे एटीपी जनरेट हुआ, और इससे बाइफॉस्फेटोन, ये दोनों चीजें ये डीएनए से जनरेट होके ये आती हैं शरीर में, शरीर से मसल्स में आती हैं, मसल से ये बॉडी में कई जगह स्टोर होती हैं, स्टोरेज स्टेज ई, फिर आगे जाके स्टेज ए बी। तो इस तरह से ये धीरे धीरे जो सेल का ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला हिस्सा है, ये सेल में एनर्जी बनती है और स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया से ये एनर्जी रिलीज होती जाती है। तो सबसे पहले आपने खाना खाया और शरीर में खाना डाइजेस्ट हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होके वो सेल में गया, सेल में मेटाबॉलिज्म जो भी एक्शन होता वो हुआ और एनर्जी क्रिएट हुई, वो स्टोर हुई स्टेज सी में माइक्रोकॉन्ड्रिया में। यहाँ से ये एनर्जी डीएनए और एटीपी के थ्रू में सेल्स में आ गई पूरे में, सेल से आके ये मसल्स में आई, फिर बॉडी में आई, बॉडी में मूवमेंट हुआ, और फिर से ये स्टेज ए वाली पोजीशन आ गई। तो इस तरह का ये साइकिल जो है एनर्जी का चलता रहता है। अब एक देखा गया है कि एक औसत स्वास्थ्य व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 100 वॉट ऊर्जा बनाता है, जो एक बल्ब के बराबर है, और अगर वो बहुत तेज एक्सरसाइज करे तो ये एनर्जी बढ़ जाती है, और 1 घंटे में मैक्सिमम 440 वॉट्स जो है, से भी अधिक एनर्जी वो क्रिएट कर सकता है। तो ये जो नंबर्स दिए हैं ये एक ऑन एवरेज दिए हैं, ये हर व्यक्ति में डिफर हो सकते हैं। वहीं ये ऑरा जो इस तरह का होता है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको बायोफील्ड भी बोलते हैं, और चक्रास होते हैं। तो इन सब से, ऑरा से और चक्रास से एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। कुछ ऐसे चक्र यंत्र करके ऐसे उपकरण हैं जिनसे चक्रों की एनर्जी को मेजर किया जा सकता है। तो ये जो चक्र हैं ये आप लोग ने पढ़े हुए हैं टेलबोन पे, रूट चक्र, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुरी, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। और ये जो लेयर्स होती हैं जिनको हम कोश भी कहते हैं, तो ये आउटर कोश दिखाए गए हैं। तो ये क्या होते हैं, एथेरिक या प्राणिक बॉडी, फिर एस्ट्रल बॉडी, मेंटल, कॉजल, और सबसे ऊपर फिजिकल। तो इस तरह से ये 5 इनके साइकिल्स होते हैं जो एनर्जी, जिससे हम एनर्जी को नापते हैं। तो ऑरा का भी एक कैमरा, किलियोग्राफी कैमरा बन चुका है, जिनसे हम ऑरा की एनर्जी को चेक कर सकते हैं, और चक्र की एनर्जी को चेक करने के लिए चक्र यंत्र करके एक एपरेटस मिलता है, जिससे हम इसे कर सकते हैं। अब जो मेटाबॉलिज्म है इसको हम देखेंगे। तो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये 3 हमको पढ़ने में आएंगी ज्यादातर जो टर्म्स हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म है वही एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों के मिला के बनता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये होता है, और इसका काम क्या होता है कि जो फूड लिया उसके केमिकल को ब्रेक डाउन करते हुए उसमें मेटाबॉलिज्म करना, और उसके बाद एटीपी को जनरेट करना। ये चीजें इस प्रोसेस के दौरान होती। तो ये क्या होते हैं इनको हम देखेंगे। तो जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं
वो सभी एक तरह से केमिकल्स से भरे हुए हैं, उनमें सब में केमिकल रिएक्शन होते हैं और इसमें भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये कोई भी सेल में भोजन ऊर्जा में कन्वर्ट होता है तो वहां से कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल भी निकलते हैं जो जिनको वो बॉडी के बाहर निकालते हैं। कैसे कि वो सेल वॉल से बाहर आकर ब्लड में मिल जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कुछ तरह के एसिड्स भी होते हैं, और फिर वो ब्लड के थ्रू ब्लड को किडनी में छाना जाता है और वहां पर वो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं। तो इसमें दो क्रियाएं होती हैं मेटाबॉलिज्म में और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक तो होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। तो जो कैटाबॉलिज्म है ये ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल्स फॉर एनर्जी, मतलब ये करता है अणुओं का जो खाना हमने खाया था उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपल मॉलिक्यूल में और उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, यूज करता है काहे के लिए, एनर्जी को जनरेट करने के लिए। और जो एनाबॉलिज्म है तो यूजिंग एनर्जी टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है कि जो जितनी भी बॉडी के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं उनके लिए एनर्जी का कैसे यूज करें वो इसके द्वारा किया जाता है। और एनाबॉलिज्म किसकी प्रेजेंस में होता है, एंजाइम की प्रेजेंस में। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो ये एनाबॉलिज्म की प्रोसेस होने में हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों प्रक्रियाओं को भी हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है। तो मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले क्या होता है, एनर्जी जनरेशन होता है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है इनको प्रोसेस करके उनको सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करके एनर्जी को जनरेट किया जाता है जो एटीपी के रूप में बॉडी यूज करती है। ये मेटाबॉलिज्म का प्रमुख काम है। फिर उसके बाद में कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देना। और जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो ये ब्रेक डाउन के दौरान एनर्जी भी उसमें रिलीज होती है, जैसे कि सेलुलर रेस्पायरेशन, डाइजेशन, इन सब में। फिर एनाबॉलिज्म मतलब होता है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनका यूज करना जो भी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शंस हैं या कंपोनेंट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, या जैसे प्रोटीन का निर्माण, ऊतकों के विकास के लिए, मसल्स कहीं से टूट फूट और डैमेज हो गए हैं तो मसल्स को हील अप करने के लिए, तो ये सारी चीजों के लिए कैटाबॉलिज्म होता है। तो कैटाबॉलिज्म मतलब होता है ब्रेक डाउन और एनाबॉलिज्म मतलब होता है सिंथेसिस। इन दोनों में ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत क्रियाएं हैं। और रेगुलेशन मतलब क्या होता है कि सम स्थिति को बना के रखना, कि ये जो दोनों क्रियाएं हैं ये बैलेंस होकर चलें और इन क्रियाओं को जो भी एंजाइम, हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है वो इन्हें बैलेंस और होम्योस्टेटिस पोजीशन में इनकी बनाकर रखे। और इसमें ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, सेल रिपेयर, ये सारी चीजें इन क्रियाओं के दौरान लगातार होती रहती हैं। अब स्टेज ऑफ एनाबॉलिज्म क्या होगा, अगर हम शॉर्ट में देखें कि सबसे पहले तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्यूसर, फिर उससे एनर्जी को कंज्यूम करना और जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनको फॉर्म करना। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनको ब्रेक डाउन करके सिंपल में तोड़ना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब जैसे ये सिंपल न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनको कंज्यूम करना और डीएनए में जोड़ना। तो यहाँ देखो ये सरल मॉलिक्यूल से ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे ये न्यूक्लियोटाइड से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। या डीएनए अगर ऑलरेडी है तो उसकी रिपेयरिंग हो रही है। तो एनाबॉलिज्म क्या हो गया कि जिसमें एटीपी का उपयोग जो सरल या जिसको ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं,
स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे जो कॉम्प्लेक्स जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको बनाना, उसको रिपेयर करना, उसकी मरम्मत करना या उसमें एनर्जी को स्टोर करना या उसको ग्रोथ करना, ये सारी चीजें इसके थ्रू होती हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि सारे जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, उन सब का लगातार निर्माण करना। ये कब काम आएगा? जब बॉडी ग्रोइंग टाइम में है, मतलब जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो उस समय इन सारी चीजों का बढ़ना जरूरी है, जैसे बोन का, मसल्स का। तो उस सारे समय पर ये एनाबॉलिज्म प्रोसेस जो है वो फास्ट होती है। जैसे अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाते हैं, ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनाता है ग्लाइकोजेनेसिस के लिए, और जो फैट एसिड होते हैं वो लिपिड बनाते हैं। फिर इसके स्टेजेस क्या होते हैं कि इसमें जो भी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटीपी में बनते हैं या उसके एटीपी को एक्टिवेट करते हैं, और उनसे वो जो कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, ग्रोथ करते हैं। वो कोई भी चीज हो सकती है। इनका रेगुलेशन कैसे होता है? तो इनको जो इनके जैव संश्लेषण है, मतलब जो एनाबॉलिज्म और इसके अपोजिट जो कैटाबॉलिज्म है, इन दोनों को बैलेंस रख के, इन दोनों के एक्शन पे, इन दोनों के वर्किंग पे एंजाइम द्वारा नियंत्रण रखते हैं, और जब तक ये दोनों बैलेंस रहते हैं तब तक इनका रेगुलेशन प्रॉपर बना रहता है। अब कैटाबॉलिज्म देखें तो कैटाबॉलिज्म इसके जस्ट उल्टा है कि कॉम्प्लेक्स कोई मॉलिक्यूल है उसको तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया और एनर्जी को क्रिएट किया। तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें क्या होगा कि जितने भी प्रोटीन, फैट और न्यूक्लियर एसिड, पॉलीसेकेराइड, इन सबको सिंपल जो अणुओं में है वो तोड़ा जाता है, और जब ये सिंपल अणु में तोड़ते हैं तो एनर्जी भी रिलीज होती है, जिसका उपयोग ऑक्सीकरण में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ के ये सिंपल मॉलिक्यूल बना है और प्लस एनर्जी जनरेट हुई, और इसके माध्यम से शरीर की ग्रोथ है, रिपेयरिंग है, मसल्स की रिपेयरिंग है, ये सारी चीजें इसमें की जाती हैं। अब इसके मुख्य पहलू क्या होते हैं कि सबसे पहला तो होता है कि एटीपी को जनरेट करना, क्योंकि बिना एटीपी के बॉडी का मूवमेंट या बॉडी की जितनी भी फिजियोलॉजी है वो होना मुश्किल है। तो सबसे पहला तो इसका यही उद्देश्य होता है कि एनर्जी बनाना, रिलीज करना। अब इसकी स्टेजेस क्या होती हैं? सबसे पहले होती है ब्रेक डाउन, कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनको छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना। फिर कन्वर्शन, की जो छोटे छोटे अणु हैं जैसे ग्लूकोज, वो एसिटाइल कोई में ऑक्सीकृत हो जाते हैं और थोड़ी मात्रा में एटीपी उत्पन्न होते हैं। तो हर बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ते जाना और एटीपी को जनरेट करते जाना। तीसरा होता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर एक क्रैब्स साइकिल साइंस में बहुत फेमस चीज है, जो कि ऑक्सीकरण के पूरे प्रोसेस को बताती है कि ऑक्सीकरण से कैसे एटीपी जनरेट होती है। तो जब ग्लाइकोसिस होती है, साइट्रिक एसिड का चक्र, इसको क्रैब साइकिल्स बोलते हैं, और ये काम करता है तो वहां पर भी एटीपी जनरेट होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। फिर इसका रेगुलेशन कैसे होता है कि इसमें भी वही है कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मेंटेन करके एक तो इसका रेगुलेशन होता है, दूसरा क्रैब साइकिल यदि मैनेज रहे तो भी इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। तो इस तरह ये एनर्जी दोनों से उत्पन्न हो रही है। फर्क क्या है? कैटाबॉलिज्म ने एक बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया और एनर्जी जनरेट की, और वहीं पर एनाबॉलिज्म ने सिंपल मॉलिक्यूल से एनर्जी जनरेट की और उसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। इस चित्र से आपको क्लियर हो जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है, ये दोनों ही जब मिलते हैं तो इन दोनों से ही क्या होता है कि एक तो एनर्जी जनरेट होती है, दोनों में ही पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है, हीलिंग होती है, और जहां जहां भी
मसल्स या बोन ग्रोथ होना है ग्रोइंग पीरियड में, वो सारी चीजें होती हैं। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि अगर एनाबॉलिक क्रिएटिव है कि वो कंस्ट्रक्शन करती है, ग्रोथ रिपेयर करती है, तो जो कैटाबॉलिज्म है वो डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी की, क्योंकि वो जो लार्ज मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसको ब्रेक डाउन करती है एनर्जी के लिए, तो वहां पर विध्वंस होता है, तोड़ना होता है एनर्जी का यूज। तो इसमें सभी प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता होती है और दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज भी होती है। फिर हार्मोनल कंट्रोल, तो जो एनाबॉलिक है उसमें कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं? इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ग्रोथ हार्मोन्स, ये सारी चीजें। क्योंकि एनाबॉलिक ज्यादातर सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है? ग्रोइंग पीरियड में। और फिर कैटाबॉलिक, तो इसमें एड्रेनाइल, कार्टिसोल, ग्लूकॉन, साइटोकाइन, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब, या इनको कंट्रोल करने के लिए ये हार्मोन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल। फिर एनाबॉलिक का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, मसल्स ग्रोथ, ग्लाइकोजन स्टोर। और कैटाबॉलिज्म का क्या क्या है? डाइजेशन, ग्लाइकोसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन और फैट ब्रेकडाउन। तो इस तरह से ये दोनों के एग्जाम्पल मिल रहे हैं। अब जो एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर एनाबॉलिक हम करना चाहते हैं तो उसमें कौन सी एक्सरसाइज आएंगी? जितनी भी वेट लिफ्टिंग होती हैं वो एक्सरसाइज आ जाएंगी, जिससे मसल्स बनती हैं, वो सारी एक्सरसाइज किसके अंतर्गत आएंगी? एनाबॉलिक की। और कैटाबॉलिक के अंतर्गत कितनी आ जाएंगी? जितनी भी कार्डियो एक्सरसाइज होती है, रनिंग होती है, स्विमिंग होती है, फैट बर्निंग होती है, कैलोरी बर्न होती है, ये सारी कैटाबॉलिज्म आ जाएंगी। फिर टाइमिंग, तो जो एनाबॉलिक है वो अक्सर आराम या नींद के दौरान होता है, क्योंकि उस समय आपने, फिर वही बात हमने की थी ना पहले कि बच्चे को यदि सुलाओ नहीं तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो एनाबॉलिज्म एक्टिवेट कब होता है? सोते समय या नींद के समय। उसके बिल्कुल विपरीत कैटाबॉलिज्म कब होता है? जब आपकी बॉडी एक्टिव होती है, आप जागे होते हैं, और ये दोनों बैलेंस रख के ही होम्योस्टेटिस को बनाए रखते हैं, जिससे शरीर ठीक से काम कर सके और प्रॉपर उसको एनर्जी मिलती जाए। अब ये एनर्जी बैलेंस का एक चार्ट है कि जो एक ओबेसिटी का कारण होता है वो एनर्जी इम्बैलेंस होना भी होता है। तो यदि स्टेबल बॉडी वेट है तो मतलब कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट दोनों बैलेंस होनी चाहिए। सपोज हमने 100 कैलोरीज ली, तो 100 कैलोरीज हमारी बर्न आउट भी होना चाहिए। और अगर वेट गेन हो रहा है तो उसमें मतलब क्या है कि कैलोरी इनटेक अधिक हो रहा है, जबकि वहां पर कैलोरी का आउटबर्स्ट कम हो रहा है। और अगर वेट लूज होकर अंडर वेट हो रहे हैं तो मतलब इनटेक जो है वो कम हो रहा है और कैलोरी का आउट अधिक हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस दिए हुए हैं जो एनर्जी से वेट का गेन करना या वेट लॉस करना किस तरह से जुड़ा है। एनर्जी बैलेंस लें कि नेक्स्ट क्लास में लें? नेक्स्ट क्लास में लेते हैं एक एक टॉपिक ना, तो काफी टाइम है हमारे मैम पास। नेक्स्ट में ले लीजिए। एनर्जी बैलेंस अपन कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना किसी की भी वेट लूज करने की या वेट गेन करने की, तो उसमें एक ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है मैंने कि वो किस तरह का इंटेक ले रहा है भोजन और उसका आउट क्या हो रहा है। हम आप लोग कुछ बोलना चाहें तो आगे बात कर सकते हैं। आज प्रीति जी ने ज्वाइन नहीं किया। मैम उनका शायद वो है ना, गई हुई है वो तो, जबलपुर आई हुई है शायद। जबलपुर में क्या है? पता नहीं, उन्होंने कुछ मैसेज डाला था कि मैं जबलपुर में।
चलिए, इसमें और किसी को, सविता जी आप कुछ बताना चाहेंगी, और स्वाति जी, सविता जी? नहीं मैम, मैम ये काफी इन्फॉर्मेटिव है वैसे, और थोड़ा क्लियर भी हुआ कि कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। तो मतलब मैंने लिखा है तो थोड़ा क्लियर हो गया समझने के लिए ना, कि कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं आगे में कंपैरिजन में। बिल्कुल। और तो ये ये चीजें पूरा मालूम होना चाहिए। यदि आप एक्सरसाइज फील्ड में आ रहे हैं तो आपके पास ऐसे कि जो बहुत एनर्जी, लो एनर्जी फील करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी आ सकते हैं कि जो बहुत हायर एनर्जी फील करते हैं, कि इसके कारण मालूम पड़ता है वो सो भी नहीं पाते हैं। हायर एनर्जी फिजिकल एनर्जी रहेगी तो उस व्यक्ति की नींद प्रॉपर नहीं रहेगी, या बहुत ओबेसिटी है या अंडरवेट है, तो उन सब में एनर्जी लेवल पर भी आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस। मैम ललितपुर गई हुई है, जबलपुर में ललित। मैम ये एनाबॉलिज्म हमारा मतलब वैसे जो हम वेट लिफ्टिंग और जो भी बिल्ड मसल्स बिल्ड एक्सरसाइज होती है वो करते हैं, लेकिन ये काम हमारा सोते हुए करता है। सोते समय एक्चुअली एनाबॉलिज्म मतलब जो शरीर को बना रहा है, ग्रोथ कर रहा है, एक सिंपल लैंग्वेज में हम लें तो जितनी भी हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होती है, हीलिंग होती है, या बॉडी की ग्रोथ होती है, वो सोते समय ही होती है। और जिमिंग वेट उसमें इसलिए लिया कि जब हम वेट उठाते हैं ना तो हमारे मसल्स बनते हैं, है ना, तो इसलिए उस टाइप ऑफ एक्सरसाइज को इसके अंतर्गत लिया गया। तो मैम जैसे अगर इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम इसको एज एन कंपैरिजन चार्ट में दिखा सकते हैं ना, पॉइंटर वाइज। वो इजी होगा और मतलब मे बी 2 पेजेस में भी कंप्लीट हो जाएगा, बट कंटेंट सारा आ जाएगा उसमें। बिल्कुल, क्योंकि जो चेक करता है उसको इससे मतलब होता है कि कंटेंट सारे होने चाहिए। अब आप उसको 2 शब्द में सारे लिख दो या 200 में लिख दो। ठीक है मैम।